इंतजार हुआ खत्म और आज से हम अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है नियमों और कानूनों का दस्तावेज, जिसके आधार पर हम किसी भी देश को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, तो जब भी आप कोई गेम खेलते हो, फॉर एग्जांपल कोई गेम आपने खेला तो वह उसके कुछ नियम तय करते हो कि भाई इस बाउंड्री से ज्यादा क्रॉस नहीं करना या उधर छुपना नहीं है, या जो भी वटेवर जो भी आप गेम खेलते हैं उसके कुछ नियम बनाते हो। क्यों बनाते हो? ताकि हार जीत का फैसला अच्छे से किया जा सके। इसी प्रकार हमारे संविधान की बात होती है कि अगर संविधान नहीं होगा किसी भी देश में तो क्या होगा, वो राज्य राज्य न होकर अराजकता का संघ बन जाएगा, अराजकता का गढ़, एक तरह से गढ़ बन जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। वहां पर लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। तो संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान होने से ही सारी चीजें सुचारू रूप से चल सकती हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की करते हैं शुरुआत। जो हमारी ये बुक है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की, आज जिसका चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इस अध्याय के आधार पर हम जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर हमें इस चीज में मिल जाएंगे। ठीक है, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का विभाजन किस प्रकार करता है, भारत का संविधान किस प्रकार बनाया गया, ये सारे क्वेश्चनों, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आता है हर बार, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हमें संविधान की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है हमें संविधान की। तो देखो बच्चे, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की कुछ नियमों की, कुछ कानूनों की जरूरत होती है, जिसको संविधान कहते हैं। तो संविधान अगर डेफिनेशन आ जाती है तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान वह नियमों और कानूनों का दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन है। अब संविधान हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है वो देख लीजिए। संविधान क्या करता है, तालमेल को बढ़ाता है। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी। निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताएं इसमें होती हैं। सरकार की शक्तियां पर सीमा लगाने का अधिकार इसको होता है। सरकार भी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकती, उसकी भी सीमाएं तय हो जाती हैं संविधान के द्वारा। समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया जाता है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है, संविधान होती है, जिसके आधार पर एक बुनियाद रखी जाती है, तो संविधान उसको माना जाता है। तो अब ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन। यहाँ से मैं एक सिंपल सी भाषा में अगर आपको कहूँ तो देखिए स्टूडेंट, हम अपने आसपास अपने समाज में देखते हैं कि अलग अलग विभिन्नताओं वाले लोग रहते हैं। किसी का कोई धर्म है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, कोई यंग है, कोई बच्चा है। हर तरह की जनसंख्या, पॉपुलेशन हमारे आसपास रहती है। लेकिन ये सब अगर कोई ऐसा नियम कानून नहीं हो तो ये इनमें आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक साथ कब रह सकते हैं, जब किसी के द्वारा ये तय हो कि निर्णय लेने का फैसला किसके पास है, यानी पावर एक्चुअली किसके पास है। ठीक है, और संविधान का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसे नियमों का प्रस्तुत करे जो हमारा समाज है, अन्य जो लोग हैं उनको भी ये विश्वास हो जाए कि और भी लोग इस चीज को मानेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सभी अपने आप को असुरक्षित समझेंगे और एक तरह से अराजकता का राज्य साम्राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब ये तय हो जाएगा कि फैसला कौन करेगा, सपोज करो कोई सिंपल, कोई भी आम आदमी अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको कुछ व्यक्ति मान लेते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी उसकी बातों से सहमत हो, लेकिन वही चीज अगर कोर्ट या न्यायालय द्वारा लागू की जाती है तो सभी को ये पता होता है कि हमें तो माननी ही है ये चीजें और दूसरा भी इस चीज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो फिर एक विश्वास, एक अटूट विश्वास बन जाता है और सभी लोग फिर उसी के मुताबिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि संविधान का क्या कार्य है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं
जैसे कुछ बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना चाहिए। संविधान को क्या करना चाहिए, कुछ नियमों का, कुछ कानूनों का एक तरह से समूह उपलब्ध कराना चाहिए जिस पर सभी व्यक्ति विश्वास कर सके। ठीक है, अपने आप को असुरक्षित ना समझे, सुरक्षा की भावना जन्मे, ऐसे नियम बनाने चाहिए। ये स्पष्ट कर देना चाहिए संविधान को कि समाज में फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी। साथ साथ ये भी संविधान को निर्धारित कर देना चाहिए कि सरकार कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है संविधान का, कि संविधान सरकार के माध्यम से अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून है उनकी सीमा निर्धारित कर दे, ताकि सरकार भी अपनी मनमर्जी ना कर सके। ठीक है, और इस रूप में मालिक होती है कौन, ये सीमाएं इस रूप में मालिक होती हैं कि सरकार भी उनका उल्लंघन, उन कानूनों का उल्लंघन न कर पाए। चौथा जो कार्य है बेटा वो यह है, वह सरकार को यानी कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता दे जिससे वह जनता की इच्छाओं की पूर्ति कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके जिससे समाज का एक विश्वास, अटूट विश्वास एक दूसरे पर हो, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे को समझे। ठीक है, अराजकता का आगाज ना हो। ये सारी चीजें एक तरह से अगर संविधान वो दस्तावेजों के रूप में सभी को प्रोवाइड करता है, न्यायालय द्वारा वो चीजें लागू की जाती हैं, तो सभी उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन सभी जी सकते हैं। तो ये बात होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमने देख लिया कि जो संविधान है वो नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। तो एक आपके उसमें कोटेशन आई है, इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। जिस प्रकार इंडोनेशिया का एक स्पेशल सरकार का एक दायित्व बना दिया गया है, तो इसी प्रकार हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं हमारे संविधान द्वारा, जो मौलिक अधिकार वगैरह कर्तव्य दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम स्टेप टू स्टेप एक एक चीज को आने वाली क्लासों में सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमारा संविधान है तो हमारा विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, अधिकतर देशों की अगर हम बात करें तो अधिकतर देशों में जो संविधान है बेटा वो लिखित है। लेकिन अगर बात करें हम इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड उसका अपवाद है, यानी कि इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है, वो लिखा हुआ नहीं है, ये याद रखना। तो अब बात आती है हमारे सामने कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने की, तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। यहाँ संविधान सभा की बात कर रही हूँ क्योंकि संविधान सभा बनेगी तभी संविधान का निर्माण होगा। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी 1922 में महात्मा गांधी ने। उसके बाद 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। फिर 1942 में क्रिप्स योजना आई थी और क्रिप्स योजना ने अपने सुझाव में उन सिद्धांतों का वर्णन किया था जिसके आधार पर संविधान सभा बननी थी। फिर 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपनी एक तरह से अवधारणा प्रस्तुत की थी। कैबिनेट मिशन जो इंग्लैंड के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली द्वारा भेजा गया एक समूह था जिसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड यानी कि यूं कहें तो नौसेना का जो मंत्री होता है वो थे। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति यहाँ आए और इनका जो एटली ने उद्देश्य दिया था वो ये दिया था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना, इनके लिए उपाय और संभावना की तलाश करना इनका मेनली उद्देश्य था। अब देखिए बेटा कि ये जो क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन यहाँ आया था वो क्या था, 24 मार्च 1946 को यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया था और 16 मई 1940 को इन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया, अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इनका इसमें क्या क्या चीजें थी, संविधान सभा का गठन करना, उद्देश्य दिखाए गए हैं, भारत का विभाजन करना, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो लेकिन जनता द्वारा हो, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव हो संविधान सभा में, संविधान सभा के कुल सदस्य 389
होने चाहिए। उनमें से 292 यानी 292 सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे, और वो भी कहाँ से, जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से। 93 यानी 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे देशी रियासतों से, और 4 होंगे चीफ कमिश्नर। इस प्रकार जो ये कैबिनेट मिशन था उसने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है, पसंद आती है, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ हर तथ्य को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।